हेलो दोस्तों, मैं हूं CS यादव और आप देख रहे हैं CS मस्ती। पिछला पार्ट वायुमंडल की संरचना पहला पार्ट हमने बनाया था। आपने बस उसको बहुत जो है कि सराहा और काफ़ी लोगों के लाइक और कमेंट्स आए थे। उसी को ध्यान रखते हुए वायुमंडल की संरचना का सेकेंड पार्ट आज हम फिर बनाने जा रहे हैं और ये जो होगा सेकेंड पार्ट होगा। लेकिन पहले पार्ट को अगर आप देखकर सेकेंड पार्ट को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अतः इसलिए पहले पार्ट को देख लेंगे, फिर सेकेंड पार्ट को आप देखने का काम करिएगा। तो आते हैं, देर करते हुए ना जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तो आते हैं वायुमंडल। हम लोग पहले पार्ट में वायुमंडल पढ़ा था और वायुमंडल के संगठन में कौन कौन गैसों का योगदान होता है उसको पढ़ने का काम किया था। आज हम लोग जो है कि वायुमंडल की संरचना को पढ़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि मार्सेल तथा निकोलेट। देखिए यहाँ पे पार्ट सेकेंड लिखा गया है। मार्सेल तथा निकोलेट ने संरचना को जो है वायुमंडल की संरचना को दो भागों में बांटा है। पहला पार्ट होता है सममंडल, दूसरा होता है विषम मंडल। सममंडल को जो है होमोस्फीयर कहते हैं, विषम मंडल को हेट्रोस्फीयर कहते हैं। सममंडल जो भाग होता है वह 0 से 80 किलोमीटर का होता है। विषम मंडल जो होता है वह 80 से लगभग 10,000 किलोमीटर का होता है। यहाँ पे हम लोग बात किए जो होमोस्फीयर है, यह होमोस्फीयर 0 से 80 किलोमीटर का क्षेत्र होता है। इसमें 3 भाग आते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर मध्य मंडल मीजोस्फीयर। इसमें 3 भाग आते हैं ना, इसमें 3 भाग आते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और ये 3 भाग किसमें आते हैं? सममंडल में आते हैं। 0 से 80 किलोमीटर का क्षेत्र होता है ये, जबकि 80 से लगभग 10,000 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है इसमें जो होते हैं 2 भाग आते हैं। आयन मंडल आयनोस्फीयर, दूसरा बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर। तो मार्शल और निकोलेट ने गैसों के जो है कि मिश्रण के आधार पर बताया। जिनमें समान मिश्रण होते हैं उन्हें सममंडल कहा जाता है, वो 0 से 80 किलोमीटर तक होते हैं। जिनमें गैसों का असमान मिश्रण होता है उसे विषम मंडल या हेट्रोस्फीयर कहते हैं। 80 से लगभग 10,000 किलोमीटर होता है, जबकि यह 0 से जो है 80 किलोमीटर होता है। अब इसमें जो भाग आते हैं होमोस्फीयर में कौन कौन से आते हैं? तो क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, जबकि मध्य मंडल में मीजोस्फीयर आता है। जबकि इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आपका आयन मंडल आयनोस्फीयर आता है और बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर आता है। अब हम दोस्तों दोनों को पढ़ने का काम करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है बार बार एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ देख रहे हैं हम तीनों जो 5 जो भाग हैं संरचना वायुमंडल के, उनको एक एक कर पढ़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया है कि यहाँ ये हमारी पृथ्वी है और हम पृथ्वी का जो सबसे निचला भाग होता है, जो वायुमंडल पृथ्वी से के पास यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो भाग होता है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं इसे अंग्रेजी में। और क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वह ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है, जबकि विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। ऐसा क्यों होता है थोड़ा समझेंगे। जो क्षोभ मंडल होता है यह विषुवत रेखा पर ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण, अधिक तापमान होने के कारण गैसें क्या होती है? हल्की होकर ऊपर उठती हैं। अतः विषुवत रेखा पर जो क्षोभ मंडल का ऊंचाई होती है वो अधिक होती है, लगभग 18 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों पर तापमान कम होने के कारण गैसों में नमी होती है, वो भारी होती हैं, और भारी होती हैं तो नीचे दबती हैं, इसलिए ऊंचाई यहाँ पे क्या होगी? कम होती है। दूसरी चीज है कि जो क्षोभ मंडल होता है यह पृथ्वी के सबसे निचला भाग है, इसलिए यहाँ पृथ्वी का आकर्षण बल ज़्यादा काम करता है। अतः गैसें इस मंडल में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि क्षोभ मंडल में जो होता है जलवाष्प पाई जाती है, और जलवाष्प के कारण जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि सभी वायुमंडलीय घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो सभी वायुमंडलीय घटनाओं में जैसे हम लोग बात करेंगे, सभी वायुमंडलीय घटनाओं में जैसे बिजली का तड़कना,
बिजली का तड़कना, बिजली का तड़कना, बादल बनना का बनना, बिजली का तड़कना, बादल बनना, कुहरा, कुहरा, वर्षा, आंधी तूफान, आंधी तूफान, सारी जो घटनाएं होती हैं किस मंडल में होंगी? क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में, सबसे निचला जो मंडल होता है पृथ्वी के, उसमें होती हैं। बिजली का तड़कना, बादल का बनना, कुहरा, वर्षा, आंधी तूफान, सारी घटनाएं किस में होंगी? क्षोभ मंडल में होती हैं। दूसरी बात है दोस्तों कि जो क्षोभ मंडल है इसमें देख रहे हैं आप, ये 0 से 8 किलोमीटर ध्रुवों पर, जबकि विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर हो रहा है ऊंचाई। और जब क्षोभ मंडल में ऊपर जाते हैं तो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच की जो लाइन सीमा होती है उसको पाज कहते हैं, अंग्रेजी में पाज कहते हैं, ट्रोपोपाज, लेकिन उसे हिंदी में लिखते हैं क्षोभ सीमा। तो जब पृथ्वी से जो है क्षोभ सीमा की तरफ आप जाते हैं वायुमंडल में, यानी क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं समताप मंडल की सीमा के पास, क्षोभ मंडल की सीमा के पास, तो तापमान वहाँ क्या होता है? घटता है। और क्षोभ सीमा के पास जो तापमान होता है घटकर, क्षोभ सीमा के पास तापमान घटकर -50 सेंटीग्रेड हो जाता है, -50 सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। कहाँ? क्षोभ सीमा के पास। और दोस्तों आपको पता है कि क्षोभ मंडल में लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान जो होता है 1 सेंटीग्रेड क्या होता है? घटता है। लगभग अगर 1 किलोमीटर की आप ऊंचाई पर चले जाएं क्षोभ मंडल में, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाएंगे आप क्षोभ मंडल में, तो तापमान में लगभग जो होता है 6.4 सेंटीग्रेड की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इतना कमी होती है किसमें? क्षोभ मंडल में। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाता है, जबकि 1 किलोमीटर अगर ऊपर जाएंगे तो तापमान में लगभग 6.4 सेंटीग्रेड की क्या होती है? कमी हो जाती है। तो ये, और जब क्षोभ सीमा के पास यहाँ पहुँचेंगे आप, यानी समताप मंडल से सटी हुई जो सीमा है क्षोभ की, वहाँ टेम्परेचर घटकर कितना हो जाता है? -50 सेंटीग्रेड हो जाता है। तो यहाँ टेम्परेचर जाने, यानी क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ जाने पर तापमान क्या होता है? घटता है। सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जलवाष्प पाया जाता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, आगे हम लोग चलेंगे तो ये क्षोभ मंडल के बाद, क्षोभ सीमा के बाद शुरू हो जाता है ये समताप मंडल। ये देख रहे हैं आप, ये समताप मंडल है, यहाँ समताप मंडल लिखा गया है। और समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है दोस्तों, यह 18 से लगभग 50 किलोमीटर होती है। कितना? 18 से 50 किलोमीटर। इसमें इसकी विशेषता है कि समताप मंडल में न जलवाष्प पाया जाता है, न धूल के कण पाए जाते हैं, कोई मौसमी घटनाएं, इसी कारण समताप मंडल में कोई किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। दूसरी चीज है कि आप देखेंगे यहाँ पे जो समताप मंडल है, इसका जो निचला वाला हिस्सा होता है, ये वाला समताप मंडल का जो निचला हिस्सा होता है, वहाँ पे जो होता है ओजोन गैस पाई जाती है, O3 पाई जाती है, इसमें O3 पाई जाती हैं। समताप मंडल के निचले हिस्से में कौन सी गैस पाई जाती है? ओजोन पाई जाती है। ऊपरी में नहीं, निचले हिस्से में पाई जाती है। और ये क्या करती है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? अवशोषित करती है। और अवशोषित करती है, जिसके कारण समताप मंडल का जो तापमान होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। और समताप मंडल का तापमान जो बढ़कर लगभग जो होता है 0 सेंटीग्रेड हो जाता है। आपने पढ़ा कि यहाँ लगभग आने पर क्षोभ सीमा के पास कितना हो गया था? -50 सेंटीग्रेड हो गया था। लेकिन ओजोन क्या करती है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं, इसलिए यहाँ का तापमान बढ़कर कितना हो जाता है? -50 जो क्षोभ सीमा के पास, अब समताप मंडल में लगभग कितना हो जाता है? 0 सेंटीग्रेड हो जाता है। दूसरी चीज़ है
कि इस मंडल में न जलवाष्प पाया जाता है, न धूल कण पाए जाते हैं। इस कारण इसमें कोई किसी भी प्रकार की मौसमी घटना समताप मंडल में नहीं घटती है। दूसरी चीज है कि इस मंडल में आप चाहे ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, तापमान में विभिन्नता नहीं मिलेगी, एक समान मिलेगा। अतः इसीलिए हवाई जहाज जो है समताप मंडल में ही उड़ते हैं। किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। तो पूछा जाता है प्रश्न कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी मौसमी घटना नहीं घटती है तथा यहाँ तापमान क्या होता है? एक समान होता है। ये देखा आपने। आगे चलते हैं हम लोग। मीजोस्फीयर, मध्यमंडल। तीसरा जो होता है मीजोस्फीयर होता है मध्यमंडल, और इसकी ऊंचाई देख रहे हैं लगभग 50 से 80 किलोमीटर का होता है क्षेत्र मीजोस्फीयर मध्यमंडल होता है। और मध्यमंडल में जानते हैं दोस्तों, इसकी विशेषता है कि मध्यमंडल में अगर आप जाते हैं तो अब तापमान यहाँ घटकर कितना हो जाता है? -100 सेंटीग्रेड हो जाता है। यहाँ पे तापमान घटकर -100 सेंटीग्रेड हो जाता है। अतः इसलिए पूछा जाता है कि सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? तो सबसे ठंडा मंडल कौन सा होगा? मध्यमंडल होगा। क्यों होगा? मध्यमंडल में तापमान घटकर कितना हो जा रहा है? -100 सेंटीग्रेड। -100 सेंटीग्रेड तापमान घटकर हो जा रहा है। इसीलिए पूछा जाता है कि सबसे ठंडा मंडल कौन है? तो मीजोस्फीयर यानी मध्यमंडल होता है। और दूसरी चीज है दोस्तों, इसकी एक और विशेषता है जो है कि इस मंडल की, कि यहाँ पे जो होता है उल्का पिंड की घटना जो होती है, उल्का पिंड की घटना जो होती है इसी मंडल में होती है। उल्का पिंड की जो घटना होती है किस मंडल में होती है? मध्यमंडल में ही होती है। मध्यमंडल। उल्का पिंड की घटना किस मंडल में होती है? सबसे ठंडा मंडल कौन है? मध्यमंडल। टेम्परेचर घटकर -100 सेंटीग्रेड हो जाता है, जबकि उल्का पिंड जो घटना आती है, उल्का पिंड जो गिरते हैं वो इसी मीजोस्फीयर मध्यमंडल में आकर जल जाते हैं, जिससे कि धरती पे आने से बचते हैं। नहीं तो क्या करते? धरती पे काफी नुकसान होता है अगर धरती पे गिरते तो उल्का पिंड पूछा जाता है कि उल्का पिंड की घटना किस मंडल में घटती है? तो मीजोस्फीयर में ही घटती है। और सबसे ठंडा मंडल कौन है? तो मध्यमंडल है। आगे बात करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम लोग जो है अगला जो मंडल है ये है आपका आयन मंडल। आयनोस्फीयर इसे कहते हैं। ये वाला मंडल जो है आयन मंडल है, ये देख रहे हैं, ये आयन मंडल है। और आयन मंडल की जो विशेषता है, यहाँ विभिन्न प्रकार की गैसों के आयन पाए जाते हैं। किसमें? आयनोस्फीयर में। और इसकी जो लंबाई है लगभग देख रहे हैं 80 से लगभग 640 किलोमीटर का होता है आयन मंडल का जो क्षेत्र होता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के गैसों के आयन पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? आयनीकृत होते रहते हैं। इसी कारण जो होते हैं, जो दूर संचार का जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि रेडियो तरंगे इसी में क्या होती है? परावर्तित होने का काम करती हैं। और आयन मंडल में जो होता है, इसी मंडल में जो दोस्तों आयन मंडल में ये होता है क्या? जो संचार उपग्रह होते हैं जिनके द्वारा प्रसारण का काम किया जाता है। तो पूछा जाता है कि संचार उपग्रह किस मंडल में छोड़े जाते हैं? तो संचार उपग्रह जो होते हैं, संचार उपग्रह आयन मंडल में ही छोड़े जाते हैं। आयन मंडल में ही छोड़े जाते हैं। दूसरी चीज है कि आयन मंडल में और क्या होता है? तो आयन मंडल में जो होता है यहाँ पे टेम्परेचर दोस्तों बढ़ता है, ऊपर जाते हैं। यहाँ टेम्परेचर 1000 सेंटीग्रेड से बढ़कर लगभग जो होता है 1000 से लगभग 1400 सेंटीग्रेड तक होता है। यानी कि टेम्परेचर देख रहे हैं काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। इसलिए आयन मंडल को तापमंडल भी कहा जाता है। आयन मंडल को तापमंडल भी कहा जाता है। तापमंडल भी कहा जाता है। किसको? क्योंकि टेम्परेचर यहाँ क्या हो रहा है? 1000 सेंटीग्रेड से
से लगभग 1400 सेंटीग्रेड तक पाया जाता है, यानी कि सबसे गर्म मंडल भी है ये कह सकते हैं, सबसे गर्म मंडल है यहाँ टेम्परेचर। और सबसे ठंडा मंडल कौन है? मध्य मंडल है। सबसे ठंडा मंडल मध्य मंडल, सबसे गर्म मंडल कौन सा है? आयन मंडल है। यहाँ पे जो होता है टेम्परेचर 1000 सेंटीग्रेड से लगभग 1400 सेंटीग्रेड हो जाता है। अब हम लोगों ने इसको देख लिया। अब इसके बाद ऊपर चलते हैं और लास्ट है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर देख रहे हैं, और एक्सोस्फीयर की जो सीमा होती है वो लगभग 640 से लगभग 10,000 किलोमीटर, क्योंकि जो बहिर्मंडल होता है, एक्सोस्फीयर होता है, इसकी बाहरी जो है सीमा का जो है निर्धारण नहीं किया जा सकता है कि ऊपरी ऊंचाई उसकी कितनी होती है। तो ये चीजें हैं, इसकी ऊपरी ऊंचाई का पता नहीं है। तो लगभग माना जाता है कि 640 से लगभग 10,000 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वो एक्सोस्फीयर होता है, बहिर्मंडल होता है। और बहिर्मंडल में दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पे पूछा जाता है प्रश्न, हालांकि इसमें कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं, कृत्रिम उपग्रह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। बहिर्मंडल में कृत्रिम उपग्रह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। दूसरी चीज है अरोरा की जो घटना होती है, हमने पढ़ाया था अरोरा ऑस्ट्रेलिस तथा अरोरा बोरियालिस। अरोरा की जो घटना होती है, अरोरा की घटना इसी मंडल में घटती है, इसी मंडल में घटती है, इसी मंडल में घटती है। कृत्रिम उपग्रह इसी में छोड़े जाते हैं। अरोरा की घटना भी किस में घटती है? बहिर्मंडल में। और आप देखते हैं दोस्तों कि यहाँ से जो होता है बहिर्मंडल के बाद जो होता है स्पेस शुरू हो जाता है, यानी अंतरिक्ष। अंतरिक्ष जो होता है शुरू हो जाता है कहाँ से? बहिर्मंडल के बाद अंतरिक्ष स्पेस शुरू हो जाता है। तो ये रहा सेकेंड पार्ट, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से देखेंगे, नोट्स कॉपी और कलम लेकर पढ़ेंगे। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपने जैसे हमारे पहले वीडियो को बहुत स्नेह प्रेम दिया था, कमेंट किया था आपने, हम आपके कमेंट, हम सारे लोगों के कमेंट पढ़ते हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है आपके सुझाव, आपके विचार। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि फिर आप जो है कि अपने कमेंट के माध्यम से हमें एक बार बताएंगे क्या हमारे वीडियो में कमी है, तो वो भी बताएंगे आप, हम सुधार करेंगे। तथा कैसा हमारा प्रयास कैसा है, कैसा हमारी वीडियो है, जरूर कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और जो है कि हम नेक्स्ट जो है पार्ट हम लेकर दूसरा जो है कि वर्ल्ड जियोग्राफी का दूसरा कोई पार्ट हम जो है कि कल जो भी वीडियो होगा अपलोड करेंगे। तो आप सभी को ढेर सारी जो है कि होली की ढेर शुभकामनाएं हैं, और आप जो है हमेशा अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।